नमस्कार दोस्तों, विज़न यूपी टेट 2026 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी की शुरुआत किस प्रकार से होती है, ये उसका पहला चैप्टर है। तो बाल मनोविज्ञान का जो प्रचलन हुआ, सबसे पहले मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। मनोविज्ञान से ही बाल मनोविज्ञान का हुआ। तो इस चैप्टर में कौन कौन से मनोविज्ञान है क्या, बाल मनोविज्ञान क्या है, और उसको समझने में, उसको प्रचलन में जो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग देशों के बाल मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या योगदान दिया, किस प्रकार से मनोविज्ञान का रथ बाल मनोविज्ञान की तरफ चला। और यह एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो पुरानी सदियों में, पुराने समय में जिसका कोई महत्व नहीं था, आने वाले समय में जिसका आज की डेट में बहुत महत्व है, और एक प्रॉपर इसको विज्ञान कह लिया जाए या बच्चों की आवश्यकता के रूप में आज एक महत्वपूर्ण विषय बन के उभरा है। और अध्यापक जो अध्यापक हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, जो अध्यापक बनने वाले हैं उनके लिए भी यह अति आवश्यक है। तो इस यूपी टेट 2026 में आप नंबर के लिए नहीं, आप ज्ञान के लिए पढ़िए, ऑटोमेटिक आपका नंबर आएगा ही आएगा, और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका नंबर आना तय है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मनोविज्ञान का रथ कैसे बढ़ा आगे, और वह बाल मनोविज्ञान की तरफ कैसे मुड़ा। कौन से सारथी, मतलब कौन कौन से वैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान में अपना योगदान देते हैं और इसको एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करते हैं। तो आइए चलते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। देखिए, सामान्य शब्द से ही क्लियर है, अगर अब संधि विच्छेद कर ले, मन का विज्ञान। अब जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको कैसे शब्द दिया है, परिभाषा वहीं से उत्पन्न होती है, तो उस चीज़ को समझेंगे। सामान्य परिभाषा अगर समझा जाए तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब यह ऐसा विज्ञान है कि मानव किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है और उसमें उसकी मानसिक प्रक्रियाएं क्या है। मानसिक प्रक्रियाएं का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी परिस्थिति में हुआ, मान लीजिए कोई विपरीत परिस्थिति आई, आपसे किसी की लड़ाई हो गई, या किसी जगह आप पे गए, तो आपका वहाँ पे व्यवहार कैसा है और आपकी मानसिक प्रक्रियाएं क्या है। एक कॉमन सी बात है कि जब कोई विपरीत परिस्थिति आएगी, उसमें अगर 10 प्रकार के इंसान हैं तो उनका व्यवहार और उनकी मानसिक प्रक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं। कुछ ना कुछ उसमें अलगाव, कुछ ना कुछ उसमें विभेद जरूर होगा। तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के व्यवहार, मतलब मानव परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है और उसे मानसिक प्रक्रियाएं क्या है, उसका अध्ययन करता है। अब हमारे वुडवर्थ एक बड़े मनोविज्ञान थे, उन्होंने मनोविज्ञान को क्या परिभाषा दी है। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। इन्होंने क्या, वातावरण को बड़ा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि वातावरण के संबंध में व्यक्ति का क्या व्यवहार है, उसी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। मतलब उसका सिस्टमैटिक अध्ययन, एक क्रमबद्ध अध्ययन जो किया जाता है, उसी को मनोविज्ञान कह दिया गया है। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में पड़ता है, उसको किसी खुशी का माहौल में है, तो उसका व्यवहार किस प्रकार से है। किसी के घर में बच्चा हुआ, उसका व्यवहार किस प्रकार से है। किसी के घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, विपरीत परिस्थितियां आ गई, तो उसमें वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका व्यवहार क्या है। इसी का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान कहलाता है। ये हमारे वुडवर्थ के शब्द हैं। अब वॉटसन साहब ने क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। सिंपल, साधारण शब्दों में कि आप जो व्यवहार कर रहे हैं, वह व्यवहार कैसा भी है, वो मनोविज्ञान ही है। तो मनोविज्ञान एक प्रकार से विज्ञान का व्यवहार है। और क्रो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और उसके संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने कहा कि मानव जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, अलग अलग परिवेश में उसके संबंध क्या है। मतलब खुशी के माहौल में क्या व्यवहार कर रहा है, दुख के माहौल में क्या व्यवहार कर रहा है, कुछ कठिन परिस्थितियां हैं उसमें क्या व्यवहार कर रहा है। इसी के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा गया है। मतलब कि परिस्थितियों में मनुष्य का क्या व्यवहार रहता है, उसी को क्रो साहब ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार, उसके संबंधों का अध्ययन है। अब स्किनर साहब क्या कहते हैं,
मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये और एक कदम आगे निकल गए, इन्होंने व्यवहार का तो विज्ञान कहा, साथ में अनुभव का विज्ञान कहा। उदाहरण स्वरूप अनुभव, इनकी भी परिभाषा एकदम सटीक है। अनुभव कैसे आप जोड़ते हैं इससे? देखिए, मनोविज्ञान एक व्यवहार हुआ, ठीक है, कि विपरीत परिस्थितियों में वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, ठीक। अब एक ऐसा इंसान जिसको विपरीत परिस्थितियों की आदत है और एक ऐसा इंसान जो पहली बार वो परिस्थितियां फेस कर रहा है, तो वो अनुभवहीन हुआ और वो अनुभव हुआ। तो जो अनुभवशाली व्यक्ति है और जो अनुभवहीन व्यक्ति है, दोनों के व्यवहार में अलग अलग होगा। हो सकता है जब वो अनुभवशील हो जाएगा, जो अनुभवहीन है आज, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। आधुनिक परिभाषा आप क्या कहते हैं? मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो कुल मिला के, घुमा फिरा के, सब परिभाषाएं एक जैसी ही हैं, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन शब्दों का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि कई बार आ जाता है यूपी टेट में खासकर कि क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये आधुनिक परिभाषा जो पूरी तरह से आज एक्सेप्टेबल। अब हम बाल मनोविज्ञान का बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा मेन फोकस है। बाल मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ऑफ कोर्स अगर हम बाल का मतलब बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो ये बालकों से संबंधित है, तो वो उसी की एक शाखा है, उसी का एक अंश है। तो मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें क्या करते हैं, बच्चों की व्यवहार, बच्चे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनकी रुचियाँ क्या हैं, क्षमताएं क्या हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं। 4 चीज़ों का महत्वपूर्ण इसमें अध्ययन है। व्यवहार, रुचियाँ, क्षमताएं और समस्याएं। और इसमें अगर आप जोड़ना चाहें तो विकास को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका विकास कैसा हो रहा है इसको भी समझना जरूरी है। तो बाल मनोविज्ञान क्या है? इसमें बच्चों के व्यवहार, रुचियाँ, क्षमता और समस्याओं का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। सरल अर्थ में बच्चों को समझने का विज्ञान बाल मनोविज्ञान है। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, एक शिक्षक होने के नाते आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि बच्चे का उद्देश्य क्या है। आप या तो आगामी शिक्षक हैं या तो शिक्षक हैं। तो जिनका भी इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले बच्चों को व्यवहार को समझना। अगर आप बच्चे को व्यवहार को समझ पाएंगे तभी उसको ही शिक्षा दे पाएंगे, उसकी आवश्यकता अनुसार। उनके विकास का अध्ययन करना। अब अगर आप उनके विकास का, जैसे मान लीजिए कि उनका मानसिक विकास कैसे हो रहा है, तभी आप ये जान पाएंगे कि कक्षा 1 का बच्चा है, इसका मानसिक स्तर क्या है, इसका मानसिक विकास कितना हुआ है, मैं इसे क्या पढ़ा सकता हूँ। कक्षा 5 का छात्र है, इसका मानसिक विकास क्या है, इसको हम क्या पढ़ा सकते हैं। वो इसी बात पर निर्भर करेगा जब आप उसके मानसिक विकास का अध्ययन सही से कर पाएंगे। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका विकास किस प्रकार हो रहा है, तो आप उसको सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमको इस उद्देश्य के साथ पढ़ना होगा कि हम बच्चों के व्यवहार को समझें, कि अगर कक्षा 1 का बच्चा है वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। इसमें विविधताएं भी होंगी, इसमें अलगाव भी होगा, इसमें वैरायटी भी होगी, लेकिन सब कुछ आपको एक साथ लेके। अब एक बच्चा ऐसा हो जो एक बार में पढ़ावा जी सट्टा से समझ ले, एक बच्चा ऐसा होगा जिसको 4 बार आप बताएंगे, उसको हो सकता है वो चीज़ ना समझ में आए। एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसको गणित बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, उसको हिंदी ना समझ में आए। एक बच्चा ऐसा होगा जिसको हिंदी समझ में आ जाएगी, उसको गणित नहीं समझ में आएगी। तो ये सब सामान्य से, अगर आप शिक्षक हैं तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। समस्याओं का समाधान करना, जो भी बच्चों की समस्याएं आ रही हैं उसको समाधान करना, समाधान के तरीके क्या हो सकते हैं, इस चीज़ का विज्ञान ही बाल मनोविज्ञान है। बच्चों की समस्याओं को समझेंगे, उसका तरीका निकालेंगे, सही शिक्षा देंगे, तो उसका समाधान आप कर पाएंगे। सही शिक्षा देना और मार्गदर्शन करना, अगर आप इन 3 चीज़ कर लिया तो आप उसको सही शिक्षा और मार्गदर्शन दे पाएंगे। अब बाल विकास किस तरह से होता है? बाल विकास में क्या क्या है? जन्म से किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तन। जन्म से किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तन जो हैं, उसमें शारीरिक विकास जो सब बच्चे का होता है। आपके घर में छोटा बच्चा है, पूरा फोकस आप उसी पे कर लीजिए। जन्म हुआ, उसके बाद उसका उसी दिन से उसका विकास शुरू हो जाता है। बच्चा पैदा होगा, उसके 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे तो उसके रिएक्शन, उसका सब कुछ धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो जाएगा। उसका शारीरिक विकास धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, उसका मानसिक विकास शुरू हो जाएगा,
फिर सामाजिक विकास क्या है? जैसे आप अगर बच्चा 1 से 3 महीने का हुआ तो उसका सामाजिक विकास शुरू हो जाएगा। वो अपने आसपास के लोगों को धीरे धीरे पहचानना शुरू कर देगा, उनके पास जाना शुरू कर देगा, उनके पास खुश रहना शुरू कर देगा, अपनी माँ को पहचानने लगेगा, अपने केयर टेकर को पहचानना लगेगा। और इसी तरह से उसका भावनात्मक विकास भी धीरे धीरे, शुरुआत तो पहले दिन से हो जाती है लेकिन प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। अंतर आपको, अगर आप पहले दिन से लेकर 1 महीने के बीच में अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको वो अंतर साफ साफ दिखाई देगा। मुख्य बात क्या है? अब इसमें देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली है, आजीवन। आज बच्चे ने जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। इसको आप कहीं से भी ख़त्म नहीं कर सकते, ये आजीवन चलती रहेगी और कभी भी इसका बंद होना तो संभव ही नहीं है। चाहे कि कैसा भी बच्चा हो, उसमें अलग अलग प्रकार से, उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक उसमें विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी। अब हमारे प्राचीन भारत में जो शिक्षा पद्धति थी, देखिए हमारा जो प्राचीन भारत था शिक्षा के मामले में कहीं से भी कमतर नहीं था। हम अपनी भारतीय शिक्षा को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं: प्राचीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा जो है वो पूरी तरह से अंग्रेजों की कॉपी है, उन्होंने जो पढ़ा हम उसी को आज पढ़ रहे हैं। प्राचीन शिक्षा का अंश जो है वो बहुत कम रह गया है। जो मध्यकालीन शिक्षा थी उसका भी थोड़ा बहुत अंश है। अगर 80% हम कहें कि आधुनिक शिक्षा में जो आजकल हम दे रहे हैं या हमने जो लिया है, इसमें यूरोपीय कंट्री और विदेशी देशों का ज़्यादा प्रभाव रहा है, और 10% हमारी प्राचीन कालीन शिक्षा बची है और 10% हमारी मध्यकालीन शिक्षा बची है। तो हमारे यहाँ आप जानते हैं कि गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा दी जाती थी, जो वैदिक काल से ही था। तो 2 प्रकार की शिक्षा थी, एक वैदिक शिक्षा, एक लौकिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा और हमारी वैदिक और लौकिक शिक्षा का मेन विशेषता क्या थी कि अनुशासन सबसे ज़्यादा था, मतलब गुरु को वहाँ पे भगवान कहा गया है। इसीलिए क्या है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो अनुशासन पे जोर होता था, और अनुशासन पे जोर होता था क्यों? क्योंकि अगर गुरु ने कह दिया तो भैया वो आपके लिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा है शब्द, सबसे बड़ा कार्य है कि अगर आपने, गुरु ने जो कह दिया उसको पूर्ण करना ही करना है। गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और आज क्या है सब जानते हैं आप लोग, अगर कोनो एक थपड़ा मार दे तो लड़का कहीं रुका तो का बाहर देख ली थी। ये आज की परिस्थितियां हैं। अनुशासन पे उस समय बहुत जोर दिया जाता कि अनुशासन अवश्य होना चाहिए। देखिए अनुशासन तो एक जीवन का हर अंग है ही, लेकिन बच्चे को भी अब कठोर अनुशासन हो जाएगा तो दिक्कत है। लेकिन गुरुकुल में ना जो शिक्षा दी जाती थी उसमें जो आप जब पढ़ लेंगे कितने ही उदाहरण है कि बच्चों को एक प्रतीकात्मक दंड दिया जाता था। दंड नहीं दिया जाता था कि डंडों से मारा पीटा जा रहा है, प्रतीकात्मक दंड दिया जाता था। उसको भले ही ना समझा जाए, उसको बोला जाए कि हार से बहुत गलत है, लेकिन निश्चित रूप से उस समय के जो दंड थे उसमें इस प्रकार के दंड होते थे। मान लीजिए बच्चे ने किया कोई गलती की, अगर लकड़ी, तो उसको ये दंड दिया जाए कि अगले 7 दिन तक तुम ही लकड़ी लाओगे। अगर कोई बच्चा किसी प्रकार का और कार्य नहीं करके आया, कुछ नहीं किया, तो उसको सफाई का वो दंड दे दिया जाता था। तो दंड में भी एक कहीं ना कहीं अनुशासन छिपा रहता था। चरित्र निर्माण को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा, कि बच्चे को उच्च चरित्र का हो, धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसको जरूर पढ़ाया जाता था। तो नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण ये दोनों को रिलेटेड है एक तरह से। प्राचीन शिक्षा की कमियां क्या हैं? बच्चों की रुचियों पर ध्यान नहीं, ऐसा किताबों में लिखा है, लेकिन मेरा मानना नहीं है। बच्चों की रुचियों पर ध्यान दिया जाता था। मान लीजिए, देखिए पांडवकालीन शिक्षा को आप ले लीजिए, अर्जुन को धनुर्विद्या पसंद थी तो उसको धनुर्वेद का ज्ञान दिया गया द्रोणाचार्य के द्वारा। वहीं पे भीम और दुर्योधन का रुचि जो थी वो गदा युद्ध में थी, तो उनको गदा युद्ध का ज्ञान दिया गया। इसी प्रकार से जो अन्य कौरव और पांडव थे उनकी रुचियों के अनुसार ही उनको शिक्षा दी जाती थी। तो ये पूरी तरह से कह देना कि बच्चों की रुचियों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, ये मानता हूँ, पर बच्चों की रुचियों पर ध्यान तो दिया जाता था, पर उतना ज़्यादा नहीं।
हाँ, कठोर अनुशासन, अनुशासन कठोर रहता था कि अगर आपने नियम विरुद्ध कार्य किया तो आपको दंड मिलना निश्चित है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी की जाती थी, पर पूरी तरह से नहीं। यहाँ से भी मैं सहमत नहीं हूँ, इस भले मैं इसको, मेरी ही नोट्स है, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी नहीं की जाती थी। भिन्नताएं को उभरने का मौका दिया जाता था और जो जिस काबिल रहता था उसको वैसे वो ध्यान दिया जाता, लेकिन बहुत इस पर फोकस नहीं दिया जाता था, ये बात है। बच्चे को छोटा वयस्क माना जाता था, हाँ, कि बच्चे को एक वयस्क की तरह ही ट्रीट किया जाता था, कि उसको ये नहीं है कि उसको बहुत दुलार किया जा रहा है, प्यार किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसको एक प्रॉपर समझदार व्यक्ति ही समझा जाता था जब वो 13-14 साल का हो जाता था। अब 13-14 साल में तो हमारे टाइम पे, हम लोगों के देश में पुराने टाइम पे शादियाँ हो जाती थी, तो अब आप इससे समझ सकते थे उसको वयस्क की कैटेगरी में रखा जाता था। मतलब बचपन कितने साल तक है, 5 साल तक पहले बचपन माना जाता था। अब देखिए, बात करते हैं प्राचीन शिक्षा की उपलब्धियाँ। हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी, मुख्य उद्देश्य अच्छे चरित्र का निर्माण करना था। सत्य को समझाना, अहिंसा, संयम जैसे गुण विकसित किए जाते थे, जिसका आजकल के अभाव है। और पुराने टाइम में हमारा जो शिक्षा था वो धनार्जन का उद्देश्य नहीं हुआ करता था। शिक्षा का जो मेन उद्देश्य था वो चरित्र निर्माण होता था। एक अच्छे इंसान बनने का उद्देश्य ही पुराने समय की शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था भारत में। विदेशों का नहीं पता, भारत की बात कर रहा हूँ। नैतिक शिक्षा, बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। धर्म, कर्तव्य और सदाचार पर जोर दिया जाता था और समय समय पर गुरुओं द्वारा परीक्षाएं भी ली जाती थी। जैसे कि एक बार द्रोणाचार्य जी अर्जुन को भेज देते थे, सभी शिष्यों को बोलते थे कि पानी भर के लाओ। अब उसमें ये देखते थे किस बच्चे के अंदर कितना समस्या में अपना दिमाग लगाने की क्षमता कितनी है। उस समय तक द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को जो ऐसी शिक्षा दे चुके थे जिससे कि बारिश होती है, जिसके संधान से। तो अर्जुन जाते थे और खट्टे से बाण मारा और मटकी भर के सबसे पहले आ जाते थे। तो द्रोणाचार्य जी थोड़ा सा अपने पुत्र मोह में थे ही, तो अश्वत्थामा को थोड़ा सा विशेष शिक्षा देते थे। तो अर्जुन वो शिक्षा कभी मिस नहीं करता था, इसीलिए अर्जुन धीरे धीरे ज्ञान में ही नहीं बल्कि हर धनुर्वेद के अलावा हर शिक्षा में वो धीरे धीरे पारंगत होता चला गया था। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता कि शारीरिक विकास हो, शारीरिक कार्य भी लिया जाता था छात्रों से, मानसिक कार्य भी लिया जाता था और आध्यात्म की भी शिक्षा दी जाती थी। तो तीनों तरह का था और वातावरण के साथ उस शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता था। केवल पुस्तकीय शिक्षा नहीं थी, पुस्तकीय शिक्षा तो नाम मात्र की होती थी, लेकिन सर्वांगीण विकास पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। गुरु शिष्य संबंध एकदम चरम सीमा पे था। कितने ही गुरु और शिष्य के संबंध का उदाहरण किया जा सकता है। परशुराम जो थे और कर्ण का संबंध आप जानते ही हैं। कृष्ण और अभिमन्यु, कृष्ण ने गुरु का भी रोल निभाया था। अर्जुन और द्रोणाचार्य जी के गुरु शिष्य संबंध को आप जानते हैं। परशुराम और द्रोणाचार्य जी ये भी गुरु शिष्य परंपरा से ही जुड़े हुए गुरु भाई थे। तो गुरु शिष्य संबंध एक बहुत पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ समझा जाता था उस समय। गुरु का महत्व परिवार से और माता पिता से भी कई बार ज़्यादा हो जाता था। क्यों? क्योंकि कुछ साल तक गुरु ही सब कुछ होते थे, इसलिए गुरु शिष्य संबंध एकदम टॉप लेवल पे था। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता था। बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाता था? भैया जाओ भिक्षा लेके आओ, भैया जाओ लकड़ी काट के ले जाओ लाओ, अपने कार्य खुद करो। तो इस तरह से बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती थी। अनुशासन बहुत ज़्यादा हार्ड था। शिक्षा में कठोर अनुशासन होता था। अगर जो पढ़ने का टाइम है तो सारे बच्चे सारे काम निपटा के उस समय पढ़ाई करते थे, उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता था। और प्रकृति के साथ शिक्षा, जनरली जो गुरुकुल थे वो वन में हुआ करते थे और एकदम किनारे, मतलब जो बाहरी आवरण था उससे कहीं ना कहीं दूर, तो प्रकृति से करीब हुआ करते थे। तो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में गुरुकुल में दी जाती थी, इससे छात्रों की प्रकृति से जुड़ाव बढ़ता था। और प्रकृति, आप खुद मानिए कि प्रकृति, आप किसी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो प्रकृति के साथ खुद को अपने आप रहना सीख लेगा, जीना सीख लेगा, उसको खुद से शिक्षा मिल जाएगी। क्योंकि हमारा भी जब आदि मानव थे तो हमने प्रकृति से ही तो सीखा। तो इस प्रकार से प्रकृति के साथ शिक्षा मिलने से हमेशा कुछ ना कुछ नए चीज़ सीखने की संभावना बढ़ जाती है।
व्यवहारिक ज्ञान, जीवन उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था, केवल सैद्धांतिक शिक्षा नहीं दी थी। मतलब प्रैक्टिकल, उस समय प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। व्यवहारिक ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा है। अब इसमें बच्चे को विशेष माना गया, मतलब बहुत स्पेशल ट्रीट बच्चे को किया जाता है। उनकी ज़रूरतों पर ध्यान देना, कि अब देखिए कई प्रकार की समस्याएं भी आती है, कुछ बच्चे ऐसे भी जो स्पेशल नीड के चाइल्ड होते हैं, लेकिन वो कुछ दूसरी फील्ड में भी अच्छा कर जाते हैं। तो बच्चे को जैसी उनकी ज़रूरत है, अगर बच्चा मान लीजिए आँख से दिव्यांग है, पैर से दिव्यांग है, तो उनको उस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। और उस शिक्षा में भी आप देखेंगे कि वो बच्चे सीख कर आज बड़े बड़े पद पर पहुँचे हैं, तो वो संभव हो पाया आजकल आधुनिक दृष्टिकोण से ही। वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए क्या क्या वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन का ही परिणाम है कि हमारे यहाँ जो आज आँख से दिव्यांग बालक हैं, वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब लिखने की क्षमता, आगे लिखने की क्षमता पहले नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ दिव्यांग पुरुष सूरदास जैसे महान जानकार भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पुराने समय में दिव्यांग थे तो उनको मौका नहीं मिला। सूरदास जैसे महाज्ञानी लोग इसी देश में हुए हैं, वो प्राचीन भारत की शिक्षा से ही पढ़ के हुए हैं, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं। लेकिन फिर भी आधुनिक दृष्टिकोण में इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, बहुत वैल्यू दी जाती है कि बच्चों को, स्पेशल नीड के बच्चों को ध्यान दिया जाए। बच्चे को विशेष माना गया है, बोला कि भगवान का दर्जा है। भाई अगर आप अध्यापक हो तो आप गुरु, आप भगवान नहीं, बच्चा आपके लिए इंपॉर्टेंस है। उनकी विशेष ज़रूरत पे ध्यान देना, और वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ है इसी बेस पे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए बाल मनोविज्ञान का महत्व क्या है। देखिए, शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप बाल मनोविज्ञान समझते हैं तभी आप सही शिक्षा बालक को दे पाएंगे, सही टीचिंग मेथड चुन पाएंगे। सही टीचिंग मेथड क्या है? अब आपके पास क्लास में बच्चे हैं, आप बच्चों को जल्दी से जल्दी सिखाना चाहते हैं, आपको ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो थोड़ा सा सीखने में स्लो हैं या उनका सीखने का तरीका अलग है। आप एक कॉमन से एग्जांपल लीजिए, बच्चों का कितना भी मंदबुद्धि बच्चा होगा, उसको आप पैसा पहचानना आता होगा। क्यों आता है? क्योंकि उस पैसे से उसको कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ मिलती है, उसको खुशी मिलती है। उसको ये पता है, चाहे वो कितना भी स्लो बच्चा है, कि उसको ये पता है कि यही चीज़ है जिससे मैं मनचाही चीज़ खरीद सकता हूँ। और मनचाही चीज़ मतलब मन की अपनी भावना को वो पूरी कर सकता है, मन की इच्छा को पूरी कर सकता है। और जिससे मन की इच्छा पूरी हो सकता है तो उसको पहचानेगा तो है ही। तो एक जो स्लो बच्चा है ना, वो भी उससे उसको नोट की पहचान होगी, 1 का सिक्का कौन सा है, 5 का सिक्का कौन है। कितना भी छोटा बच्चा हो, देखिए नोट सबसे पहले पहचानता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस नोट से उसको एक इनाम मिल रहा है, और मनचाहा इनाम मिल रहा है, इसलिए उसको वो बहुत जल्दी आता है। तो अगर इसी तरह से एक शिक्षा को इस विधि से जोड़ दिया जाए कि बच्चे की मनचाही चीज़ मिले, तो फिर देखिए बच्चा कैसे सीखता है। बच्चों की समस्याओं को समझना, इसके बाद भी नहीं सीख पा रहा है, तो नए नए तरीके अपनाएंगे तो बच्चा सीखेगा। सही टीचिंग मेथड चुनने में आपको हेल्प करेगी। बच्चों की समस्याएं आप समझ पाएंगे कि उसको शारीरिक विकास में दिक्कत है, मानसिक विकास में दिक्कत है, उसके ज्ञानार्जन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो आप बाल मनोविज्ञान से ही समझ पाएंगे। और इसके लिए कोई स्टडी करना नहीं है, अगर आप अवलोकन कर पाते हैं ना, तो आप बाल मनोविज्ञान को ऐसे ही समझ जाएंगे, क्योंकि आप भी तो उसी स्टेज से गुजरे हैं ना। तो आप खुद से ही रिलेट कर लीजिए, जब खुद से रिलेट करेंगे तो बाल मनोविज्ञान अपने आप समझ में आएगा। बेहतर लर्निंग इन्वायरमेंट आप बना पाएंगे, लेकिन कैसे? बाल मनोविज्ञान के महत्व से। अब मुख्य अवधारणा क्या है? बाल मनोविज्ञान जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के जैविक, मानसिक और सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। कहाँ से? जन्म से और किशोरावस्था। मतलब जन्म से, किशोरावस्था कब तक कहेंगे? टीनेज। जन्म से मतलब 0 से लगभग 18 तक मान लीजिए। किशोरावस्था तो हालांकि 16 साल तक रहती है, लेकिन फिर भी आप 18 साल तक इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल मेरा सब्सक्राइब करिए, साथ में जुड़े रहिए। आपको नए नए चीज़ें, नए नए जानकारी मिलेगी, और बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे। और ये टेट में नहीं, आपका सुपर टेट में भी
काम आएगा मेरे साथ पढ़ना। शॉर्टकट में नहीं, लॉन्ग टर्म में चलिए। मैं आपको पेडागॉजी फ़िलहाल मैथ पे फोकस करूँगा, और अगर आपको विशेष टॉपिक कुछ दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा लेक्चर नहीं करना कि आप बोर हो जाएं। और नेक्स्ट मेरे पुराने वीडियो भी हैं, आप इसको भी देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको बता दूं, मैं ये पूरा ही मेरा ये है कि जैसे लोग जुड़ जाएंगे तो मैं पूरी क्लासेस फ्री कर दूंगा, फ्री रहेगा, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना। ये हमारे वो शिक्षक जो टेट की वेदना झेल रहे हैं, जो टीचर बन गए हैं लेकिन उनको टेट देना पड़ रहा है, उनके लिए, और जो हमारे भावी शिक्षक, जो हमारे छोटे भाई बहन शिक्षक बनने के लिए और अग्रसर है, उनके लिए ये मैं क्लास शुरू किया हूँ। पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो जुड़िए और अपना नंबर मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। थैंक यू।